टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस से हम पढ़ चुके थे कि एक जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है उससे 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। 4 स्पर्मेटिड्स की जो फॉर्मेशन होती है उसके बाद अब आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मियोजेनेसिस में जो 4 स्पर्मेटिड्स बने थे वो अब कंप्लीट स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राउंडेड नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल सेल्स टू फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल सेल्स। यानी पहले जो सेल्स बने थे स्पर्मेटिड सेल्स वो कैसे थे? उन सेल्स में पहली बात तो वो राउंडेड थे। अब राउंडेड हैं तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना उसमें कोई हेड है ना टेल है। ट्रैवल करने के लिए टेल बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात, नॉन फ्लैजिलेटेड थे क्योंकि उसमें कोई भी टेल नहीं थी, और नॉन मोटाइल थे। जब टेल नहीं है तो नॉन मोटाइल तो होंगे ही, क्योंकि ना कोई फ्लैजिला है ना कोई सीलिया है, तो फिर ट्रैवल कैसे करेगा? तो ट्रैवल करने के लिए यानी मोटाइल होने के लिए क्या होगा? फ्लैजिला बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता है कि जो स्पर्मेटिड अभी बने थे राउंडेड, नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें? फ्लैजिलेटेड हो जाएंगे और मोटाइल हो जाएंगे। जब फ्लैजिलेटेड हो जाएंगे तो ऑलरेडी मोटाइल हो जाएंगे, ट्रैवल कर सकेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो यही प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़नी है। तो ये तो स्पर्मेटिड था जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में था। हम पढ़ चुके थे कि 4 स्पर्मेटिड बन चुके थे। अब 4 स्पर्मेटिड में चारों की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांसफॉर्म होके कैसे हो जाएंगे? कंप्लीट स्पर्म बन जाएंगे। और इसमें भी क्या होगा? एक तो हेड की फॉर्मेशन हो जाएगी, दूसरी मिडिल पीस बन जाएगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और तीसरा टेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी जो राउंडेड था और अनफ्लैजिलेटेड था वो चेंज हो जाएगा किसमें? इस शेप में चेंज हो जाएगा। अब ये शेप बेटर है ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसको वैसे भी ट्रैवल करके जाना होता है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि हमें डिटेल में पढ़नी है। तो आइए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्मेशन हेड की कैसे होती है। फिर हम जानेंगे कि जो मिडिल पीस है वो कैसे फॉर्म होता है, और मिडिल पीस में भी क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तीसरा हमें जानना है कि इसमें टेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हमें ये 3 प्रोसेस पढ़नी है। पहला हेड की फॉर्मेशन होना, दूसरा मिडिल पीस की फॉर्मेशन होना, और तीसरा टेल की फॉर्मेशन होना। फिर हेड में भी 2 पोर्शन होते हैं, एक तो एक्रोसोम होता है, दूसरा न्यूक्लियस होता है। तो हम एक्रोसोम की फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे और न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं ताकि हमें पता हो जाए किस तरीके से बनेगा और कैसा रहेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 पोर्शन है। पहला कौन सा है? हेड पोर्शन, दूसरा मिडिल पीस, और तीसरा टेल पोर्शन। हेड वाले पोर्शन में भी 2 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो मैंने बताए थे अभी, एक्रोसोम और दूसरा न्यूक्लियस। और मिडिल पीस में आपको बताया था मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो टेल पोर्शन है उसमें फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि किसका होता है? इसको एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। अब हमें इसमें कुछ मेन पार्ट्स जो हैं उनकी स्टडी करनी है। सबसे पहला तो एक्रोसोम के बारे में हमें जानना है कि एक्रोसोम जो है वो कैसे बनता है। एक्रोसोम जो है वो हेड का पार्ट है, ये रहा एक्रोसोम। दूसरा हमें जानना है कि न्यूक्लियस कैसा होता है। न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है, वो भी किसका पार्ट है? हेड का पार्ट है। तीसरा हमें जानना है कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो कैसे बनता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है। उसी के जस्ट पीछे एक और सेंट्रियोल रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। तो इसके बारे में हमें जानना है। तो ये दोनों सेंट्रियोल यहाँ पे बने हुए हैं, ऊपर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है और उसके नीचे जस्ट क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल है। फिर एक रिंग सेंट्रियोल और है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसके बारे में जानना है हमें। तो हमें हेड वाले पोर्शन में तो 2 चीज़ों की स्टडी करनी है, बाकी मिडिल पोर्शन में
3 चीज़ों की स्टडी करनी है। तीनों क्या हैं? सेंट्रियोल हैं, ये और ये तीनों सेंट्रियोल के बारे में जानना है। फिर हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना है, जो कि ऑलरेडी किसका पार्ट है? मिडिल पीस का पार्ट है। और लास्ट हमें टेल के बारे में जानना है, वो एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एक्रोसोम के बारे में जानते हैं कि एक्रोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एक्रोसोम बनने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो एक्रोसोम है वो गोल्जी बॉडी से बनता है, और गोल्जी बॉडी किससे बनती है? वो ईआर से बनती है। अब देखिए, न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल में, हर सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस से ईआर की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का होता है, डबल मेम्ब्रेन में से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे ईआर की फॉर्मेशन हो जाती है, और ईआर से ही फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी जो है वो कुछ वेसिकल सीक्रेट करती है। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? ईआर से लेके गोल्जी बॉडी को जो वेसिकल्स या कुछ प्रोटीन्स की जो वेसिकल होती हैं वो लेती है और आगे ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी बहुत सारी स्मॉल वेसिकल्स फॉर्मेशन करती रहेगी। अब ये वेसिकल्स जो हैं वो आपस में अटैच होके, या एक बहुत सारी जो छोटी सी वेसिकल हैं वो मिल जाएंगी आपस में और क्या बना देंगी? एक्रोसोमल ग्रैन्यूल। तो पहले तो वेसिकल बनेंगी गोल्जी से, उनको बोलेंगे प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स, और ये प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स आपस में अटैच हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और एक बड़ी वेसिकल का निर्माण करेंगी, जिसको क्या बोलेंगे? एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स। और ये जो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल है वो आगे चल के क्या बना देगा? कंप्लीट एक्रोसोम बना देगा। तो एक्रोसोम की फॉर्मेशन किससे होती है? एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है गोल्जी बॉडी से। क्यों? क्योंकि गोल्जी बॉडी वेसिकल सीक्रेट करती है। गोल्जी डेराइव्ड वेसिकल सबसे पहले प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल बनाते हैं। प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल चेंज हो जाते हैं किसमें? एक्रोसोमल ग्रैन्यूल में। और एक्रोसोमल ग्रैन्यूल फर्दर चेंज हो जाते हैं किसमें? कंप्लीट एक्रोसोम में। तो हमने ये जाना कि न्यूक्लियस से गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए, ये हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार। ईआर का डायग्राम है ये आपको दिखाई दे रहा है। ईआर से क्या बन जाएगा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से बहुत सारी वेसिकल्स की फॉर्मेशन होंगी। अब गोल्जी बॉडी का जो काम होता है वो केवल एक्रोसोम को ही बनाना नहीं होता है। गोल्जी से काफ़ी सारी चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि गोल्जी बॉडी जो है वो एक तरीके से पोस्टमैन का काम करती है। वो जो वेसिकल्स हैं, यानी प्रोटीन वाली जो वेसिकल होती हैं, जिन वेसिकल के अंदर प्रोटीन रहती है, उन प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह से, जिसे बोलते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग। प्रोटीन सॉर्टिंग सेल के अंदर होती है, जिससे क्या हो जाता है? एक जगह से जो भी प्रोटीन से भरी हुई वेसिकल्स होती हैं वो दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं जहां उनका डेस्टिनेशन होता है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जो येलो कलर में जो है वो तो एक्रोसोम की वेसिकल हैं। बाकी कुछ अदर कलर्स में है वो अदर वेसिकल हैं, उनमें अदर प्रोटीन है। तो यहाँ पे एक्रोसोमल प्रोटीन होगी, एक्रोसोमल एंजाइम होंगी, वो सारी इसमें प्रेजेंट होंगी। तो ये क्या करेगा? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आगे एक्रोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो स्पर्म की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में बताया था आपको, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आगे फॉर्मेशन होगी किसकी? एक्रोसोम की। कैसे होगी? गोल्जी बॉडी से गोल्जी डेराइव्ड वेसिकल्स आएंगी, वो वेसिकल आपस में क्या बना लेंगी? प्रो एक्रोसोमल वेसिकल्स। प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल से एक्रोसोमल ग्रैन्यूल बनेगा, और एक्रोसोमल ग्रैन्यूल जो है वो एक्रोसोम की फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से एक्रोसोम बन जाता है। आगे देख लेते हैं। एक्रोसोम के बाद बाकी और चीज़ें भी बननी हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, अब पहले ये देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक्रोसोम भी है और न्यूक्लियस भी है, वो कौन सा पार्ट हो जाएगा? हेड पोर्शन हो जाएगा, ये वाला आगे का जो पोर्शन है। हेड के बाद इसके पीछे कौन सा पोर्शन बनेगा? मिडिल पीस वाला पोर्शन बनेगा। तो हेड में तो दो स्ट्रक्चर होती हैं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। फिर इसके पीछे एक की स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम बोलते हैं मैनसेट।
मैनसेट जो स्ट्रक्चर होती है वो एक तरीके से जो साइटोसोल बचा हुआ होता है सेल का, यानी स्पर्म जो एक सेल है उसमें जो साइटोसोल बचा हुआ होता है वो साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो इस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। मैनसेट में कवर कर लेता है मिडिल पीस को, हाफ तो मिडिल पीस को, यहाँ पे जो देख रहे हैं हेड वाला जो पोर्शन है वो केवल हाफ कवर हो रहा है, बाकी का पोर्शन कितना कवर किया है इसने, बाकी का पोर्शन मिडिल वाला कंप्लीट कर लेगा। यहाँ डायग्राम में शो नहीं हो रहा लेकिन कंप्लीट कवर कर लेता। तो ये आधा तो रहता है हेड पोर्शन में और आधा रहता है और बाकी का कितने में रहेगा, मिडिल पोर्शन में। तो ये मैनसेट होता है। मैनसेट में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब प्रोटीन्स आएगी कहाँ से, गोल्जी देगा, गोल्जी से ही सारी प्रोटीन्स डिराइव्ड होती हैं क्योंकि वो पोस्टमैन का कार्य करती है। पोस्टमैन की तरह वो जितनी भी प्रोटीन्स जहाँ जहाँ पहुँचानी होती हैं वो वेसिकल में उनको एनवलप करती है और ट्रांसफ़र कर देती है। अब ये ट्रांसफ़र होती कैसे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम कौन करता है, वो कुछ मोटर प्रोटीन्स काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो जो ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, बाकी ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है वो एफ एक्टिन है। ये दोनों क्या हैं, ये साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स हैं। एफ एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों ही बने होते हैं किसके, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये बीटा ट्यूबुलिन से बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, बाकी एफ एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इनके ऊपर ये जो रेड कलर में और ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ये कुछ मोटर प्रोटीन्स हैं। ये वाली तो मायोसिन मोटर प्रोटीन है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मायोसिन में भी मायोसिन 5A और मायोसिन 7A, और ये काइनेसिन और डायनिन। ये मोटर प्रोटीन्स क्या करती हैं, मोटर प्रोटीन्स इन वेसिकल्स को उठाकर, यानी जो वेसिकल्स हैं वो उनको पकड़ेंगे और यहाँ से उठाकर जहाँ पे पहुँचाना होगा वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये तो मायोसिन है, मायोसिन ने इसको पकड़ के पहुँचा दिया है इसकी डेस्टिनेशन पे जहाँ जाना है। वैसे ही ये काइनेसिन और डायनिन है मोटर प्रोटीन, वो भी इसको पकड़ के जहाँ जाना होगा इसको वहाँ पहुँचा देंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन सॉर्टिंग होती है, क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। तो इस तरीके से जहाँ पर भी पहुँचाना होता है जिसको, वहाँ पे ये पहुँचा देते हैं। इस तरीके से सॉर्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसमें प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है, प्रोटीन से ही सारी चीज़ें बनती हैं। अब नेक्स्ट जो है सेंट्रियोल की बात की थी मैंने, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बताया था और उसके बाद दूसरा वाला कौन सा बताया था, डिस्टल सेंट्रियोल बताया था। ये दोनों सेंट्रियोल जो हैं वो कहाँ से बने हैं, ये सेंट्रोसोम से बने हैं। आपको पता होगा कि एक सेल के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल में से ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हो जाएगा और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल हो जाएगा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, हेड और मिडिल पीस के बिल्कुल बीच में पाया जाता है, या ये कहिए जहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है वो मिड पॉइंट होता है किसका, हेड और मिडिल पीस के बीच का। तो इसका यही रोल है कि ये बताता है कि कहाँ पे पाया जाता है हेड पार्ट और कहाँ पे पाया जाता है मिड पार्ट। बाकी उसके पीछे जो डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है उसमें प्रोटीन से ही फॉर्मेशन होती है किसकी, एक्सियल फिलामेंट की। एक्सियल फिलामेंट मैंने आपको बताया था, जो लास्ट पोर्शन है वो टेल की फॉर्मेशन करेगा। टेल के अंदर एक फिलामेंट पाया जाता है जिसे एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, जो 9+2 स्ट्रक्चर का होता है। कैसा होता है, 9+2 स्ट्रक्चर का। तो इसमें जो है ये ट्रैवल करने में मदद करता है, क्योंकि और फिर उसके बाद इसको ट्रैवल करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो स्पायरली इस पे लगे हुए होते हैं, स्पायरल स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो मिडल पार्ट में पाए जाते हैं। बाकी टेल पार्ट में तो ये एक्सियल फिलामेंट ही रहेगा, तो इसलिए वो डायग्राम में आपको शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन होगी हेड की। हेड में एक्रोसोम बनेगा। एक्रोसोम में हमने जाना किससे बनता है,
गोल्जी बॉडी से बनता है। गोल्जी बॉडी से सबसे पहले क्या बनता है, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बन जाता है जिसके अंदर मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। और प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल चेंज हो जाता है किसमें, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल में। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो है बनने के बाद एक्रोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद बाकी जो मटेरियल बचा होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और गोल्जी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन होने के बाद बाकी सारे जो मटेरियल हैं उनकी ज़रूरत है नहीं। और दूसरी बात, स्पर्म का जो साइज है और जो भी उसका वेट है वो लूज़ करना है कैसे भी, क्यों, ताकि आराम से ट्रैवल कर सके। फिर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेटेज और हाइलुरोनाइडेज और एक्रोसिन। ये एंजाइम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो हाइलुरोनाइडेज एंजाइम है वो, और दूसरा कौन सा है, एक्रोसिन एंजाइम, ये दोनों फंक्शन ये करते हैं कि एक्रोसिन एंजाइम तो स्पर्म की जो वॉल होती है उसको तोड़ देता है, ठीक है, जो एनवलप होता है आगे एक्रोसोम के आगे जो भी वॉल पाई जाती है उसको तोड़ देता है, मेम्ब्रेन को। और हाइलुरोनाइडेज उसके बाद क्या करता है, जोना पेलोसिडा लेयर होती है जो ओवम में, उसको पंक्चर कर देता है। अब इन दोनों लेयर को पंक्चर करने के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन बचता है न्यूक्लियस, वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, ओवम में। क्यों, क्योंकि एक्रोसोम के अंदर ये एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये जब रिलीज हो जाएंगे तो एक्रोसोम तो ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे बचा क्या, आगे बचेगा न्यूक्लियस जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर न्यूक्लियस जब बनता है तो न्यूक्लियस में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, जैसे कि अननेसेसरी जो मटेरियल है उनको रिलीज़ कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है न्यूक्लियस के अंदर से, ताकि उसका वेट लूज़ हो जाए और उसका साइज डिक्रीज़ हो जाए। अब ये जो अननेसेसरी मटेरियल हैं क्या, जैसे वाटर हो गया, आरएनए हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोलस की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो डिक्रीज़ हो जाता है साइज। और केवल क्या बचता है, जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की ही ज़रूरत है। जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि डीएनए में अटैच रहती हैं, वो चेंज हो जाती हैं प्रोटामाइंस में, फर्दर आगे चल के हिस्टोन प्रोटीन में चेंज हो जाती हैं। बाकी क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है, इसका फ्लैट हो जाएगा और इलोंगेटेड हो जाएगा। और ये जो शेप चेंज हो जाता है ये अलग एनिमल्स के स्पर्म में अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए स्पीसीज स्पेसिफिक है। इसमें कोई भी जो चेंजेस आते हैं वो किसी स्पीसीज में किसी तरीके से चेंज होता है, किसी में किसी तरीके से, किसी में फ्लैट होता है, किसी में ज़्यादा फ्लैट हो जाता है, तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल का फॉर्मेशन मिडिल पीस का पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पायरली कॉइल्ड होता है, वो केवल मैमल्स में होता है, बाकी अदर जो एनिमल्स के स्पर्म में उसमें इस तरीके से नहीं होता है, उसमें स्पायरल फॉर्मेशन नहीं होती है, केवल एक जगह पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को या जो फॉर्मेशन होती है उसको नेवेनकन भी बोला जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि नेवेनकन क्या होता है, तो नेवेनकन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल फॉर्मेशन है जो स्पेशल फीचर है किसमें, ओनली मैमल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है जो एनवलप बनता है साइटोप्लाज्म का मिडिल पीस में, उसको मैनसेट बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि मैनसेट जो है वो क्या होता है, मैनसेट जो है वो सेल में जो साइटोप्लाज्म बचा हुआ था वही चेंज होकर बीच में आ जाता है मिडिल पीस में, और जो हेड वाला पोर्शन है उसमें पाया जाता है। तो आधा तो रहेगा हेड के पोर्शन में और बाकी रहेगा मिडिल पीस में। जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई थी वो मैनसेट की थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो इसमें पाया जाता है उसका यूज़ क्या है, बाकी सारे जो सेल्स ऑर्गेनेली हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बचा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराता है और एनर्जी चाहिए किस लिए, ट्रैवल करने के लिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया रह जाते हैं, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेली जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। टेल का बताया मैंने आपको, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल से ही एक्सियल फिलामेंट की फॉर्मेशन होती है, वो आपको डायग्राम में बताया था।
और फिर ये टेल की फॉर्मेशन कर देती है। ये टेल की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट जो है स्पर्म बन जाते हैं। एक सिंगल स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बन जाता है। स्पर्मेटिड कितने बने थे? 4। तो 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। और एक जो अब रह गया है यहाँ पे रिंग सेंट्रियोल, 3 सेंट्रियोल बताए थे आपको, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल और रिंग सेंट्रियोल। तो रिंग सेंट्रियोल जो है वो पीछे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट पीछे। इसकी प्रोसेस जो है अभी कोई पता नहीं है कि इसका वर्क क्या होता है, ये क्यों होता है, बट इसकी जो पोजीशन है वो पता चल चुकी है। मिडिल पीस और टेल के बीच के पोर्शन में पाया जाता है। इसका भी फंक्शन वही है कि मिडिल पीस और टेल पीस का मिडिल पार्ट कौन सा है उसको बोलेंगे रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल जहाँ होता है वहीं से टेल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हमने ये जाना इसके बारे में। अब हार्मोनल कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, इसमें हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन्स सिक्रीट होता है जिसे बोलते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है। जो ये सिक्रीट होता है ये वर्क करता है LH और FSH पे। LH जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है और FSH होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्शन करेगा किस पे? लेडिक सेल्स पे। अब याद कीजिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेडिक सेल्स जो हैं वो टेस्टिस में पाए जाते हैं, और सर्टोली सेल भी बताया था वो किस में पाए जाते हैं? वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। अब ये जो है लेडिक सेल्स LH हार्मोन्स के स्टिमुलस के आने के बाद एंड्रोजन सिक्रीट करेगा। एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है, यानी मेल हार्मोन से ये। और सर्टोली सेल कुछ फैक्टर रिलीज करेंगे जो कंट्रोल करेंगे किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो जो हमने प्रोसेस पढ़ी है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। वो भी कैसे? सबसे पहले रिलीज करता है GnRH। GnRH वर्क करेगा LH पे और FSH पे। LH जो है लेडिक सेल को कंट्रोल करते हैं, FSH सर्टोली सेल को कंट्रोल करते हैं। लेडिक सेल की वजह से एंड्रोजन सीक्रेट्स होते हैं और सर्टोली सेल कुछ फैक्टर सीक्रेट करते हैं जो कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो हमने आज प्रोसेस पढ़ी है वो सारी की सारी प्रोसेस कंट्रोल इस तरीके से होती है।